अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है हार्डन कंक्रीट प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि कंक्रीट इनिशियली प्लास्टिक स्टेट में होती है और टाइम गुजरने के साथ जब उसमें हाइड्रेशन होती है तो हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स बनने की वजह से उसमें स्टिफनेस और हार्डनेस आ जाती है। तो फ्रेश स्टेट में जो कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और हार्डन स्टेट के अंदर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप हो जाती है और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो नंबर वन प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट की प्राइम प्रॉपर्टी है। तो जब भी कंक्रीट हार्ड होती है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती हैं, जिनमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ शामिल है। इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू होती है 2000 से लेके 8000 तक। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर के ऊपर, वाटर सीमर रेशो, एग्रीगेट सीमर रेशो। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक समझ लें कि उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप अदर प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें वो होती है इसकी 200 से लेके 800 psi तक। तो इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है और टेंशन में वीक होती है। इसी वजह से हम इसको, चूँकि कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है तो इसको स्ट्रक्चर मेंबर के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे कंप्रेशन आ रही हो वहाँ पे आप सेफली कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं, और जिस एरिया में टेंशन आ रही हो, जिस जोन में टेंशन आ रही हो, वहाँ पे फिर आप कंक्रीट के साथ स्टील को भी यूज़ करते हैं ताकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वीकनेस है कंक्रीट की उसको कवर किया जा सके। थर्ड जो प्रॉपर्टी इसमें आती है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ को कहते हैं कि जब बीम बेंड हो, जैसे एक बीम है, ये बीम आप जानते हैं, इसके मिडल में अगर आप लोड लगाएं तो ये बेंड होगा। तो लोड इसके अपने जो बीम एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है और उसको बेंड कर रहा है, तो उससे जो स्ट्रेंथ उसकी फेलियर होने से पहले जो जितनी ज़्यादा उसके अंदर उसको उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर डेवलप होती है उसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ फार मोर ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंस कंक्रीट इज़ नॉट सेंसिटिव। अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों कम होती है, इसकी रीज़न है। आप जानते हैं कंक्रीट एक 3 फेज़ मटेरियल को कहा जाता है। कंक्रीट के अंदर 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है एग्रीगेट फेज़ और सेकंड फेज़ होता है इसका मॉर्टर फेज़। जबकि एग्रीगेट की सरफेस के ऊपर एक थर्ड फेज़ भी डेवलप होता है जिसको इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। ये जो इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन या ITZ जोन है, ये थर्ड फेज़ है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर CSH जेल की क्वांटिटी कम होती है और इसके अलावा इसमें एट्रिंगाइड्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल ज़्यादा होते हैं। तो CSH जेल जो कि मेन एजेंट है बॉन्डिंग का, ग्लूइंग का, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे कम है। तो ये जो थर्ड जोन है इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन ITZ जोन, ये वीक होता है। जब भी कंक्रीट के ऊपर ज़रा सी स्ट्रेसेस आती हैं तो वो इस जगह से ब्रेक हो जाता है। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट फैक्टर है क्योरिंग कंडीशन, ह्यूमिडिटी। जितनी आप कंक्रीट को क्योरिंग ह्यूमिड कंडीशन में रखेंगे, उसकी क्योरिंग करेंगे, उसके ऊपर वाटर अप्लाई करेंगे, उतनी ही जल्दी उसके अंदर स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी। क्योंकि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ही हो सकती है। कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट है वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है। तो सेकंड फैक्टर टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होगी और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी स्लो स्ट्रेंथ डेवलप होगी। थर्ड फैक्टर वाटर सीमेंट रेशियो, इन्वर्सली रिलेटेड। यहाँ आप देख सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो इन्वर्सली रिलेटेड और एयर कंटेंट भी इन्वर्सली रिलेटेड है।
इन्वर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगी उतनी कम स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और जितनी कम वाटर सीमेंट रेशियो होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होगी। थर्ड फैक्टर है एयर कंटेंट। जितने ज़्यादा एयर होंगे, जितने ज़्यादा एयर वाइड्स होंगे, जितने ज़्यादा एयर बबल कंक्रीट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे उतनी ही कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी कम होगी, और जितने एयर बबल कम होंगे उतनी कंक्रीट की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो एयर कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आप इसमें वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं या कॉम्पैक्शन करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एग्रीगेट करैक्टरिस्टिक्स। किस टाइप की एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं, एंगुलर एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं या रफ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो इससे स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप होती है। उसकी सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्डिंग, एग्रीगेट की सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्लोसी एग्रीगेट यूज़ करें, राउंडेड पार्टिकल्स यूज़ करें, तो उससे फिर जो ITZ है वो वीकर डेवलप होगा और वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंट टाइप। आप कौन सी टाइप यूज़ करें, उसकी फाइनेस वैल्यू क्या है। जितना मोर फाइनर होगा सीमेंट उतनी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, जितना लेस फाइनर होगा सीमेंट उतनी इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। नेक्स्ट यह है सीमेंट कंटेंट। कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, जितनी सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी स्ट्रेंथ डेवलप ज़्यादा होगी, और जितनी सीमेंट की क्वांटिटी कम आप यूज़ करेंगे उतनी कम स्ट्रेंथ डेवलप होगी। स्ट्रेंथ पोरोसिटी रिलेशनशिप, मिक्सिंग वाटर, ये दोनों हम देख चुके हैं। पोरोसिटी कहते हैं पोर्स को, और मिक्सिंग वाटर आप वाटर सीमेंट रेशियो में देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं जो किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब दोस्तों एक ये रिलेशनशिप शो किया गया है स्ट्रेंथ और टाइम के, कि जितना टाइम ज़्यादा होता जाता है तो उसमें किस रेट से स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें कि ये 28 डेज़ को हाईलाइट किया गया है। ये 0 डेज़ है और ये 28 डेज़ है। तो इनिशियली कंक्रीट के अंदर अर्ली डेज़ में ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और उसके बाद फिर लेटर डेज़ में स्ट्रेंथ डेवलपमेंट प्रोसेस ज़रा स्लो हो जाता है। तो 28 डेज़ पे देखें, अगर तो टॉप वाली कर्व को देखें, ये मॉइस्ट कर्व इंटायर टाइम, कि अगर आपने पूरे 28 डेज़ कंक्रीट को मॉइस्ट कंडीशन में रखा है, उसकी क्योरिंग की है, तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, 100% स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और अगर आपने सिर्फ 7 डे क्योरिंग की है, उसके बाद क्योरिंग नहीं की, तो फिर स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाएगी। ये कर्व यहाँ पे फॉल कर रही है। और इसी तरह अगर आपने 3 डेज़ क्यूरिंग की है, उसके बाद आपने एयर में छोड़ दिया कंक्रीट को, तो उसमें फिर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो उसकी कर्व ऐसे जा रही है, तो इतनी कम स्ट्रेंथ डेवलप होगी। और इसी तरह जब आप इंटायरली कंक्रीट को एयर में रखते हैं तो उसका ग्राफ ये होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि क्योरिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के अंदर। फैक्टर अफेक्टिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ, ये सारे फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई गई है, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। तो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। इसके देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, कौन कौन सी क्वालिटी स्ट्रेंथ को डेवलप अफेक्ट कर रही होती है। और राइट साइड पे देखें क्या है, क्योरिंग कंडीशन, एडमिक्सचर, सीमेंट टाइप, एज ऑफ पेस्ट, वाटर सीमेंट रेशियो, मॉइस्चर कंटेंट। ये सारे फैक्टर्स मिलके किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कोई सिंगल फैक्टर जो डिटरमिन नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर इस किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कहते हैं किसी भी कंक्रीट की लाइफ स्पैन को, कि वो जो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड लोड आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशंस हैं, उसको कैसे वो सक्सेसफुली फेस कर रही है विदाउट डेटराइटिंग, विदाउट फेलियर। तो ड्यूरेबिलिटी के आगे फिर 4 एस्पेक्ट्स हैं। ड्यूरेबिलिटी, वन एस्पेक्ट इज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग, सेकंड एस्पेक्ट इज क्रैकिंग, थर्ड एस्पेक्ट इज इंटरनल प्रॉब्लम्स, एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज रीबार कोरोजन। वन बाय वन हम इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग मेजर फैक्टर, किसी भी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर ये मेजर एक फैक्टर है, रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थाइंग।
कोई भी कंक्रीट अगर किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आप इसको कास्ट कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पे रेजिस्ट फ्रीजिंग एंड थाइंग का फैक्टर एक मेजर फैक्टर होगा। फ्रीजिंग कहते हैं जब आपका वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और थाइंग जब आपकी आइस दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, इसको थाइंग कहा जाता है। तो जब भी वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो वॉल्यूम चेंजेस हैं ये कंक्रीट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब कंक्रीट के अंदर वाटर हो, इंटरनल वाटर हो, वॉल्यूम चेंज हो, तो कंक्रीट के अंदर फिर प्रेशर होता है और वो उससे कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और कंक्रीट फेल हो जाती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी फ्रीजिंग एंड थाइंग रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे होते हैं? तो पहला फैक्टर एयर एंट्रेनमेंट। इस इन इलाकों के अंदर जहाँ पे फ्रीजिंग थाइंग का रिस्क हो वहाँ पे आप एयर एंट्रेन कंक्रीट यूज़ करते हैं। तो आप देखते हैं कंक्रीट ये नज़र आ रही है आपको, ये कंक्रीट है और इसके अंदर ये डिफरेंट एयर के बबल्स हैं। ये एयर बबल है, ये ब्लू में एयर बबल है, पिंक में एयर बबल है। तो जो पिंक में एयर बबल हैं वो एयर के बबल हैं, एयर के वायर्स हैं, और जो ब्लू में हैं वो वाटर फील्ड वायर्स हैं। तो ये हैं दोनों वायर्स ही। तो जितनी ज़्यादा वायर्स हों कंक्रीट के अंदर उतनी उसकी फ्रीजिंग एंड थाइंग रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब वाइड ज़्यादा होंगे तो कंक्रीट के अंदर जो वाटर है जब फ्रीज होगा वो आइस में कन्वर्ट होगा, तो उसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन जब होगा तो उनको जगह मिल जाएगी, उनको पॉकेट्स मिल जाएंगी जहां वो सेफली मूव कर सकें। जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है वो सेफली उस जगह पे अकोमोडेट हो सके। तो इसलिए एयर एंट्रेनमेंट ज़रूरी है। सेकंड फैक्टर है वाटर सीमेंट रेशियो। लो वाटर सीमेंट रेशियो या वाटर कंटेंट also increase the freezing and thawing resistance of concrete. थर्ड फैक्टर वॉल्यूम स्टेबिलिटी। जितना स्टेबल वॉल्यूम होगा, जितनी स्टिफ एग्रीगेट्स होंगी, जितना उसका लो कॉशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा, उतनी कंक्रीट की फ्रीजिंग एंड थॉइंग रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। एयर एंट्रेनमेंट। वाटर गेन 9% इन वॉल्यूम अपॉन फ्रीजिंग। तो दोस्तों ये देखें, जब भी कंक्रीट में फ्रीजिंग होगी तो उसमें जो वाटर है 9% उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा, 9% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस इंक्रीज इन वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए आप फिर एयर एंट्रेनमेंट यूज़ करते हैं। नाइट टाइम फ्रीजिंग फॉलोड बाय डे टाइम थाइंग। जहाँ पे फ्रीजिंग होगी वहाँ पे डे टाइम में थाइंग भी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 40 साइकिल पर ईयर, एवरेज मैक्सिमम ऑफ 200 साइकिल पर ईयर। Fatigue loading of ice formation within the pores. Air training agent must provide pore size, pore spacing and pore specific surface area. ये देखें, ये किसी भी कंक्रीट का रियल टाइम इंटरनल व्यू है। इसमें आपने एयर एंट्रेनमेंट यूज़ की थी तो ये डिफरेंट इसके पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी अगेंस्ट क्रैकिंग। अब दोस्तों देखो क्रैक्स के क्या किसी कंक्रीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब किसी कंक्रीट में क्रैक डेवलप हो तो उसके अंदर पाथ फॉर हार्मफुल मटेरियल टू गेट इनटू द कंक्रीट। किसी भी कंक्रीट के अंदर जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो कोई भी हार्मफुल मटेरियल कंक्रीट के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है। वो हार्मफुल मटेरियल वाटर भी हो सकता है, उसमें साल्ट्स भी हो सकते हैं और उसमें एसिड्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं। तो सल्फेट्स यूजुअली सॉइल में होते हैं, जो एसिड्स हैं वो एसिड रेन की वजह से एसिड पेनिट्रेट हो सकते हैं, और क्लोराइड्स भी पेनिट्रेट हो सकते हैं, और एक्सेसिव श्रिंकेज भी हो सकती है। तो ये जो क्रैक्स हैं ये एक्सेसिव श्रिंकेज की वजह से डेवलप होते हैं। एक्सेसिव श्रिंकेज तब होगी जब आप इसकी प्रॉपर क्योरिंग नहीं करेंगे। प्लास्टिक स्टेट में भी श्रिंकेज हो जाती है और हार्डन स्टेट में भी श्रिंकेज हो जाती है। तो श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए भी डिफरेंट वेज हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम।
बाज़ औक़ात कंक्रीट के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम भी हैपन होते हैं, सच एज अल्कली सिलिका रिएक्शन एंड एक्सेसिव सल्फेट्स। तो ये केमिकल हैं कंक्रीट को सीरियसली डैमेज कर रहे होते हैं। इसकी जो CSH जेल है, इसकी जो ग्लूइंग पावर है, बॉन्डिंग पावर है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कंक्रीट के जो पार्टिकल हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसी तरह सल्फेट का रिएक्शन भी यही है। तो ये केमिकली रिएक्ट कर रहे होते हैं कंक्रीट के कंपाउंड के साथ और उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप कंक्रीट को जितना सॉलिड बनाएंगे, जितना उसके अंदर पोर्स कम होंगे, जितने क्रैक्स कम होंगे, तो ये प्रॉब्लम भी अवॉइड कर सकेंगे आप। रीबार क्रोजन, नेक्स्ट फैक्टर है जो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा होता है, क्रोजन का फैक्टर है। कि स्टील एक, आप जानते हैं कि मेटल है, आयरन है, तो ये क्रोसिव है। जब इसको ऑक्सीजन और वाटर मिलता है तो ये इसके अंदर क्रोजन डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब क्रोजन डेवलप होगा तो कंक्रीट के अंदर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। कंक्रीट के अंदर जो आयरन है वो उसके रस्टिंग जब डेवलप होगी तो आयरन का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है और वो फिर एक्सेसिव प्रेशर कंक्रीट के ऊपर डालता है और कंक्रीट अल्टीमेटली ब्रेक हो जाती है। ये देखें दोस्तों, कंक्रीट का जो ब्रेकेज का फिनोमेना, कि यहाँ पे रीबार के ऊपर क्रोजन होना शुरू हुई, इसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, वॉल्यूम एक्सपेंशन से पहले कंक्रीट के अंदर क्रैक डेवलप हुआ और इस तरह कंक्रीट डिसइंटीग्रेट हो गई। क्रोजन से बचने के लिए आप प्रॉपर कंक्रीट कवर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट को। कंक्रीट कवर क्या है? बाहर से लेके कंक्रीट के एक्सटर्नल सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको कंक्रीट कवर कहा जाता है। तो एटलीस्ट आप 2 इंच कंक्रीट कवर प्रोवाइड करें, लो वाटर सीमेंट रेशियो रखें, डेंसर कंक्रीट रखें, अवॉइड यूजिंग क्लोराइड्स। कंक्रीट के अंदर जो आप एग्रीगेट यूज़ करते हैं, चाहे फाइन एग्रीगेट है चाहे कोर्स एग्रीगेट है, वो ऐसे यूज़ करें जिसके अंदर क्लोराइड के कंटेंट ज़ीरो हों, या कंक्रीट को वॉश करके यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपने टॉपिक बड़े अच्छे से तरीके से समझा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो किसी कंसेप्ट के बारे में, आप डायरेक्टली मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।